दोस्तों नमस्कार, मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदि रूहब पे। आज हमारा जो टॉपिक है बिहार भूगोल के अंतर्गत बिहार की नदियाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 में ही बिहार की नदियाँ के बारे में पढ़ा था। मेनली हम लोग कल की क्लास में उत्तरी बिहार की नदियाँ के बारे में पढ़ा था। उत्तरी बिहार की नदी जो है जिसे हम हिमालय नदी भी कहते हैं, जो कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर के गंगा में मिलती है, इस सब पे हमने चर्चा किया था। आज हमारा टॉपिक होगा बिहार की दक्षिणी बिहार की नदी है। मेनली जो हमारी दक्षिण बिहार की नदी है उसे उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे पठारी नदियाँ भी कहते हैं। पठारी नदियाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है और उससे निकलने वाली नदियों को हम पठारी नदियाँ या दक्षिणी बिहार की नदियाँ भी कहते हैं। दोस्तों आज की इस पीडीएफ के लिए, आज की हमारे प्रिंटेबल पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दक्षिणी बिहार की नदियाँ, इसकी विशेषता। तो इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी विशेषता देखते हैं। दक्षिणी बिहार की नदियाँ और इसकी विशेषता तो क्या है? यह वर्षा आधारित नदी, यानी कि दक्षिणी बिहार की जितना भी नदी है ये क्या है? वर्षा आधारित नदी, यानी कि बरसात के दिनों में इन नदी में पानी भरा रहता है और बाकी दिन में कम या कहीं कहीं सूख भी जाता है। वहीं बात करें तो इसकी यह नदियाँ, यानी कि दक्षिणी बिहार की नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस क्रम में दक्षिण से निकलती है और उत्तर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। बाकी सारी नदियाँ जितनी भी दक्षिण बिहार की नदियाँ दक्षिण से निकलती है और गंगा में जाकर के मिल जाती है, यानी कि उत्तर में जाकर के मिलती है। वहीं बात करें तो यह नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था में प्रौढ़ावस्था में, यानी कि दक्षिणी बिहार की नदियों को हम लोग प्रौढ़ावस्था में रखते हैं। वहीं उत्तर बिहार की नदियों को हमने कल बाल्यावस्था के बारे में रखा था, उसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा है। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए, ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ जाएगा। अगर हम बात करें तो इन नदियों यानी कि दक्षिणी बिहार की नदियों के द्वारा बाढ़ की संभावना बहुत कम होती है। दक्षिणी बिहार की नदियों के द्वारा बाढ़ की संभावना बहुत कम होती है। बात करें तो दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन कौन नदियाँ हैं दक्षिणी बिहार में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे कर्मनाशा नदी के बारे में। कर्मनाशा, सोन के बाद पुनपुन नदी, पुनपुन के बाद फल्गु के बाद कील नदी, उसके बाद अजय, चानन, सकरी, ये सब नदी कहाँ? दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आज की हमारा पहला नदी, यानी कि पहला नदी का टॉपिक होगा कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो कि कैमूर से निकलती है और गंगा नदी में बक्सर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा कर्मनाशा नदी, तो बात करें इसका उद्गम यानी कि उत्पत्ति, यह कहाँ से निकलती है? तो कैमूर की पहाड़ी से। कहाँ से? कैमूर की पहाड़ी। कैमूर बिहार के कैमूर जिला में स्थित है कैमूर की पहाड़ी, वहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है और बक्सर में बिहार के बक्सर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों बात करें कैमूर की पहाड़ी, तो कैमूर की पहाड़ी विंध्यन पर्वत यानी कि विंध्यन पहाड़ी का ही भाग है। विंध्यन पर्वत का ही विस्तार है। कौन? कैमूर की पहाड़ी किसकी? तो विंध्यन पहाड़ी का विस्तार है। वहीं आगे बात करते हैं बिहार। कर्मनाशा नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती हुई बक्सर के चौसा नामक स्थान पर गंगा में जाकर के मिल जाती है। यहाँ से कैमूर से निकलती है। कैमूर से निकलने के क्रम में यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है और बनाती हुई बक्सर के चौसा नामक स्थान में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं बात करें तो यह नदी दक्षिणी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। तो इसको समझिए, ये दिशा हमारा पूरा है, ये हमारा पश्चिमी और ये हमारा दक्षिणी बिहार की नदियाँ पर है। तो दक्षिणी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। दक्षिणी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन है? तो कर्मनाशा नदी, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें दोस्तों तो यह हिंदू धर्म में इसे अपवित्र नदी कहा गया। अपवित्र नदी की संज्ञा दी गई, इसे कर्मनाशा नदी को क्या? अपवित्र नदी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो कर्मनाशा नदी की कुल लंबाई के बारे में बात करें तो 192 किलोमीटर। यह पूरे की पूरी कहाँ? बिहार में, यानी कि बिहार से निकलती है और इसकी लंबाई कितना? यानी कि बिहार में गंगा नदी में मिलने तक इसकी लंबाई 192 किलोमीटर है। तो दोस्तों इस तरह हमने कर्मनाशा नदी के बारे में पढ़ा और आगे हम लोग पढ़ेंगे सोन। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अब सोन नदी के बारे में। हमने अभी कर्मनाशा नदी के बारे में पढ़ा। कर्मनाशा नदी जो कैमूर से निकलती है और बक्सर में जाकर गंगा से मिल जाती है। आगे हम पढ़ेंगे सोन नदी, हमारा दक्षिणी बिहार की दूसरी नदी होगी कौन? सोन नदी के बारे में जानते हैं। तो सोन नदी का उद्गम यानी कि उत्पत्ति या कहाँ से निकलती है, इस बारे में जाने। तो अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जो अमरकंटक की पहाड़ी यानी कि मैकाले पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, वहाँ से निकलती है। बात करेंगे इसके बारे में तो प्रवेश, यानी कि बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है? तो बिहार में यह रोहतास जिला से प्रवेश करती है एवं पटना के मनेर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसी तरह हम जानेंगे इसका प्रवेश कहाँ है? तो बिहार के रोहतास जिला में यहाँ से सीमा बनाते हुए जाती है और बिहार के रोहतास से प्रवेश करती है और पटना के मनेर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे प्रवाह, ये कहाँ प्रवाहित होती है यह नदी?
तो रोहतास में प्रवेश करती है। तो रोहतास के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद के बाद अरवल जिला, अरवल से होते हुए पटना के मनेर में जाकर के मिल जाती है। आगे हम बात करें तो इस नदी पर यानी कि सोन नदी पर सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जिसका नाम क्या है तो सोन नदी घाटी परियोजना। ये सोन नदी घाटी परियोजना ही इसका नाम है। कब बना था तो 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में सबसे पुरानी यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना बनाया गया था। वहीं बात करें तो वशिष्ठ नारायण पुल यानी कि वशिष्ठ नारायण पुल या वशिष्ठ नारायण सेतु इसी नदी यानी कि सोन नदी पर बना हुआ है। कहाँ तो वशिष्ठ नारायण सेतु कहाँ पे तो भोजपुर आरा जिला में बना हुआ है। आगे हम बात करें तो डेहरी ऑन सोन, डेहरी बांध रोहतास में, डेहरी बांध जिसे हम डेहरी ऑन सोन कहते हैं, तो डेहरी बांध रोहतास जिला में, और इंद्रपुरी बैराज भी कहाँ रोहतास में बना हुआ है। कौन तो सोन नदी पे ही बना हुआ है। वहीं बात करते हैं डेहरी ऑन सोन और इंद्रपुरी बैराज बनने से इस क्षेत्र में यानी कि रोहतास वाले इलाके में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हो गया। उपजाऊ में वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। चावल यानी कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ गया तो रोहतास वाले क्षेत्र में किया जाता है। कैसे तो यहाँ पे डेहरी ऑन सोन और इंद्रपुरी बैराज नहर बनाने के कारण यहाँ पे मिट्टी क्या हो गया उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। वहीं बात करें दोस्तों तो इसकी सहायक नदी यानी कि सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन है तो रिहंद नदी। वहीं बात करें तो कन्हार नदी और उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदियाँ हैं सोन की। आगे हम बात करते हैं इस सोन नदी के बारे में बात करें तो सोन नदी यमुना यानी कि यमुना नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है किसकी तो गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है कौन है तो सोन नदी किसकी तो यमुना के बाद। दोस्तों आगे हम बात करें इसी कारण तो हमारा आएगा पुनपुन नदी के बारे में पढ़ने वाले। तो सोन नदी के बाद पुनपुन नदी प्रवाहित होती है और पुनपुन ही कहाँ पटना में जाकर के मिल जाती है। तो बात करें पुनपुन नदी के बारे में तो पुनपुन का उद्गम यानी कि उत्पत्ति कहाँ से होता है तो छोटा नागपुर के पठार से यानी कि पलामू जिला झारखंड जहाँ के छोटा नागपुर पठार है वहाँ से निकलती है पुनपुन नदी। अब पुनपुन नदी के बारे में जाने तो ये इसका प्रवेश यानी कि बिहार में कहाँ प्रवेश करते हैं औरंगाबाद जिला में प्रवेश करती है। औरंगाबाद जिला से बिहार में प्रवेश कर जाती है और इस प्रवाहित होती है कहाँ औरंगाबाद जिला में प्रवाहित होती है। उसके बाद अरवल जिला में प्रवाहित, जहानाबाद में प्रवाहित होती है। उसके बाद पटना के फतुहा में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें पुनपुन नदी की सहायक नदी है। पुनपुन की सहायक नदी के बारे में बात करते हैं मनोहर और मादर और दर्धा इसकी क्या है सहायक नदियाँ है। और भी इसकी सहायक नदी है तो ये 3 मेनली इसकी सहायक नदियाँ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह हमने बात किया अभी सोन नदी और पुनपुन नदी के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे फल्गु के बाद अजय के बाद क्यूल नदी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फल्गु नदी के बारे में। फल्गु नदी अब तक हमने कितने नदी पढ़े 3 नदी पढ़ लिया। कौन तो कैमूर से निकलती है कर्मनाशा नदी। उसके बाद हमने पढ़ा सोन नदी के बारे में। उसके बाद पुनपुन नदी के बारे में हमने पढ़ा 3 नदी पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे हम चौथा नदी क्या है दक्षिणी बिहार की चौथा नदी फल्गु नदी के बारे में जानते हैं। फल्गु नदी जानते हैं इसका उद्गम यानी कि उत्पत्ति इसका कहाँ से होता है तो इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार कहाँ झारखंड में स्थित है। झारखंड से छोटा नागपुर के पठार या हजारीबाग के पठार से भी उत्पन्न होता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा। आगे हम बात करते हैं प्रवाह। इसका प्रवाह कहाँ होता है तो कौन कौन जिला में प्रवाहित होती है तो फल्गु नदी। तो फल्गु नदी के बारे में बात करते हैं गया में यानी कि गया जी जिला। उसके बाद बात करें तो जहानाबाद जिला में और जहानाबाद में ही पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। यह नदी गंगा नदी में नहीं मिलती है। या फल्गु नदी निकलती है कहाँ झारखंड से और सबसे पहले गया में जाती है। गया के बाद जहाना में और जहानाबाद जाने के बाद पटना में जाकर के पटना में नहीं जहानाबाद में ही किसमें तो पुनपुन नदी में मिल जाती है। सब प्रवाहित होती है गया के बाद जहानाबाद जिला में जाने के बाद जहानाबाद जिला में ही पुनपुन नदी में मिलती है। कौन नदी में तो पुनपुन की सहायक नदी बन जाती है। इसका यह नदी गंगा में प्रवाहित नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं इसका पुराना नाम क्या है निरंजना नदी। इसकी पुराना नाम क्या है निरंजना नदी। यह इसी इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नदी है को निरंजना नदी। बात करते हैं निरंजना नदी के तट पर यानी कि फल्गु नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था गया में कहा निरंजना नदी के तट पे। आगे हम बात करते हैं फल्गु नदी के तट पर गया जी यानी कि गया में विष्णुपद मंदिर बना हुआ है। कौन विष्णुपद मंदिर कहाँ तो फल्गु नदी के तट पे यानी कि गया में बना हुआ है। वहीं बात किया तो भारत की सबसे
बड़ा रबर डैम, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम फल्गु नदी पे बना हुआ है। कहाँ? गया में बना हुआ है सबसे बड़ा रबर डैम। कहाँ? तो गया में बना हुआ है, जो भारत की सबसे बड़ी रबर डैम है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों सकरी नदी के बारे में। क्या सकरी नदी के बारे में जानते हैं? तो सकरी नदी का उद्गम बात करें तो इस उद्गम या उत्पत्ति, सकरी नदी का उद्गम या उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार से होता है। कहाँ? छोटा नागपुर के पठार से होता है। वहीं बात कहते हैं प्रवेश, सकरी नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सकरी नदी बिहार के नवादा जिला से है। बिहार के नवादा जिला, हमारे यहाँ पे गया के बाद को नवादा आता है, तो नवादा जिला से बिहार में प्रवेश करती है सकरी नदी। बिहार के नवादा नवादा जिला से प्रवेश करती है। वहीं बात करें तो मिलती कहाँ है? तो कील नदी में जाकर के मिलती है, और कील नदी के साथ गंगा में मिलती है। कील नदी में इधर से कील नदी आती है, और कील नदी के साथ जाकर मिल जाती है, और कील नदी के साथ मिलने के बाद गंगा में लखीसराय में जाकर के मिल जाती है दोस्तों। तो इस तरह हमने सकरी नदी के बारे में पढ़ा। आगे हम जानते हैं कील नदी के बारे में। कील नदी के बारे में जाने तो कील नदी का उद्गम कहाँ? तो छोटा नागपुर के पठार से होता है। छोटा नागपुर के पठार, यहाँ झारखंड, छोटा नागपुर के पठार झारखंड से इसकी उद्गम यानी कि उत्पत्ति यह नदी निकलती है। आगे हम बात करते हैं प्रवेश। प्रवेश कहाँ करते हैं? तो जमुई में, बिहार के जमुई जिला में जाकर के प्रवेश करती है। बिहार के जमुई से प्रवेश करती है, और लखीसराय में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ पे लखीसराय जिला है, लखीसराय जिला में जाने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है कील नदी। दोस्तों बात करें तो वर्षा के मौसम में इसमें पानी भरा रहता है। वर्षा के मौसम में पानी भरा रहता है। अभी इस मौसम यानी कि जून जुलाई के मौसम यानी कि गर्मी के मौसम में इसमें पानी सूख जाती है, और यह वर्षा के मौसम में पानी भरा रहता है। वहीं बात करें दोस्तों इस क्रम में आगे बढ़ते थे, यहाँ पे अजय नदी और चानन नदी, अजय नदी और चानन नदी भी दक्षिणी बिहार की नदियाँ है। तो इससे प्रश्न बनते नहीं, अभी तक बने नहीं है। तो दोस्तों इस तरह हमने पठारी नदी, दक्षिण बिहार की पठारी नदी या दक्षिणी बिहार की नदी के बारे में हम जाना। पूरे 6, 7, 8 नदी के बारे में हमने इस वीडियो में कवर किया। पिछले पार्ट 1 में हमने उत्तरी बिहार के बारे में पढ़ा था, और पार्ट 2 में हमने दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में अच्छे तरह से कंप्लीट किया। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमारे पीडीएफ के लिए, आज की प्रिंटेबल पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइक जरूर कीजिए।